Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, chapter 7, System of Particles and Rotational Motion. This is a new chapter for you. इसमें आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा. अब तक जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था, most of the things you have done in the lower classes, but this is new for you all. So you all have to listen all the things, all the explanation very properly. So before going to start this chapter, we are going to start some important points, some important terms which you should know, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए. तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक वर्ड पार्टिकल्स. एट डिफरेंट प्लेसेस वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल. आप पहले समझ लीजिए कि हम पार्टिकल किसको बोलेंगे. हम मैक्सिमम ये पूरा चैप्टर ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम ही आप देख रहे हैं, और इस चैप्टर्स में हम पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे. तो हम पार्टिकल्स किसे कहते हैं, ठीक. अब पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है. पार्टिकल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक. इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसका जो मास है दैट शुड बी फाइनाइट, एंड मास शुड बी फाइनाइट एंड साइज, इसके साइज की बात करें, एंड साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. If this is negligible अगर हो, if this is negligible तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज द पार्टिकल. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल तब बोलेंगे जब उसका मास फाइनाइट हो, ठीक, और उसकी साइज जो हो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, वो बहुत स्मॉल हो. साइज एंड देयर स्ट्रक्चर शुड बी वेरी स्मॉल बट देयर मास शुड बी फाइनाइट. ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल. हम जब भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऐसी एंटिटीज की बात कर रहे हैं जिसका मास तो फाइनाइट है बट उसका साइज और जो शेप है दैट इज वेरी स्मॉल. सीधे एजम्पशंस, जैसे हम एटम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, वैसे हम एटम और मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे. उन्हीं को हम एक पार्टिकल्स बोल लेते हैं, एंटिटीज बोल लेते हैं. तो ये पार्टिकल वर्ड होगा. अब पार्टिकल्स के बाद एक वर्ड और यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं सिस्टम के बारे में. सिस्टम लिखा है ना, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल. तो ये हमारा एक सिस्टम वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक. अब सिस्टम का मतलब क्या होता है कि दिस इज द कलेक्शन. ये क्या है? कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स. ये क्या है? पार्टिकल्स का कलेक्शंस है. सो मेनी पार्टिकल्स अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम. बट उनके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दे शुड इंटरेक्ट टू ईच अदर, एंड दे शुड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, एंड देयर शुड बी म्यूचुअल इंटरेक्शन. ये क्या होना चाहिए? म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम. ये दो कंडीशन कि ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग म्यूचुअल इंटरेक्शन between them, yeah, they should mutually interact to each other, then that collection is known as the system of particles. Clear? ये चीजें आपका, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. What is the meaning of particles and what is the meaning of systems. ये दो चीजें हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर में. तो आपको समझिएगा कि पार्टिकल क्या है? छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटी एंटिटीज है जिसका मास फाइनाइट है बट साइड और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? नेग्लिजिबल है. और सिस्टम क्या है? उसी को कई सारे पार्टिकल्स को, सो मेनी पार्टिकल्स, मिलियन बिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स का अगर कलेक्शन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम. बट दैट पार्टिकल्स शुड म्यूचुअली इंटरेक्ट टू ईच अदर. ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. अगर उनके बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है तो वी कैन नॉट से दैट एज ए सिस्टम, ठीक. तो अब इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हम एक ले सकते हैं कि ए बॉडी ऑफ फाइनाइट मास. अगर कोई भी बॉडी है, ए बॉडी
ऑफ फाइनाइट मास। अगर फाइनाइट मास की कोई बॉडी है तो दैट विल बिहेव्स एज ए सिस्टम बिकॉज इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? और सो मेनी सिस्टम्स आर देयर, तो वो चीजें हम अलग अलग बात करेंगे स्पेशली, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट दो चीजें आपको आना चाहिए। इसके बाद हम दो तरह के फोर्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। दो हम फोर्स बात करेंगे, और वो हम फोर्स की बात करेंगे, एक हमारा होता है इंटरनल फोर्स, एक हम पढ़ेंगे इंटरनल फोर्स के बारे में, व्हाट इज द इंटरनल फोर्स, और एक हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। तो इंटरनल फोर्स आप समझ लीजिए, ये फोर्स क्या होता है, ये म्यूचुअल फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। किसी भी सिस्टम्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन म्यूचुअल इंटरेक्शन, दे आर म्यूचुअली इंटरेक्ट टू ईच अदर। ये तो आपको पता चल गया, सिस्टम की डेफिनेशन में ही आपने पढ़ा है कि सिस्टम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स इंटरेक्ट टू ईच अदर, म्यूचुअली इंटरेक्शन इज देयर। तो वो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, जो म्यूचुअल फोर्स होता है बिटवीन देम विच बाइंड देम टू ईच अदर, ये चीज इंटरनल फोर्स क्या काम करता है कि पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम करता है। ये क्या करता है, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम जो होते हैं उनको क्या करता है, एक दूसरे को होल्ड करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स को होल्ड करता है, दो चीजें करता है। तो इंटरनल फोर्स क्या होता है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स एंड विच acting between the particles of a system and which hold the system particles of the system। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की। हम बात क्या करेंगे, इसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? अब ये क्या होता है, हम जो बाहर से फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल का मतलब ही हो गया कि बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स प्रोड्यूस करती है, फोर्स applied by an external source या एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी, फोर्स अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और ये क्या काम करता है, इसकी वजह से देखिएगा, इंटरनल फोर्स की वजह से देयर विल बी नो मोशन इन द सिस्टम, सिस्टम में कोई मोशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, but because of this there is a motion in the system due to external forces, and which what they are doing, which changes the velocity of an object, ठीक है, लोअर क्लास में पढ़ा होगा या बराबर एम ए। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स देयर विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंजेस। तो ये चीजें आपने समझ लिया, चार टर्म आपने पढ़ा था, चार टर्म आपको समझना है जो कि हम मैक्सिमम यूज करेंगे इन दिस चैप्टर। तो ये 4 टर्म यू शुड अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली, आपके पास इसके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, सो दैट यू कैन कैप्चर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेरी केयरफुली, वेरी इजीली। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सिस्टम पढ़ लिया, पार्टिकल्स पढ़ लिया। पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच हैव फाइनाइट मास बट साइज एंड स्ट्रक्चर आर नेग्लिजिबल। सिस्टम क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स शुड म्यूचुअली इंटरेक्ट टू ईच अदर, दो कंडीशन होनी चाहिए। इंटरनल फोर्स क्या होता है, दिस इज द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम and which hold the particles। external force क्या होता है, this is a force applied by an external agency and by which there should be a change in velocity of an object। इतनी चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सेंटर ऑफ मास। ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ लिया कि कोई भी अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम कंटेनिंग द पार्टिकल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। आओ नाउ अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज देयर, तो अब आपने पढ़ लिया कि पार्टिकल्स हैव द
मासेस, फाइनाइट मास हम बात कर ही रहे हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास जो मास होता है वो फाइनाइट होता है, तो उसकी वजह से सिस्टम का भी मास हो जाएगा, दे हैव द फाइनाइट मास, वो सब मास ऐड हो जाएगा। तो हम जब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो ये क्या होता है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर टोटल मास of the body या of the system is assumed or supposed to be concentrated। अच्छा सुनिएगा, इसको समझिएगा कि ये सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। ये चीज कि हम अगर समझ लेते हैं कि पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, इसको लिख लेते हैं फिर हम अच्छे से फिर समझते हैं। द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट, क्या है, इज ए पॉइंट where whole या total whole mass of the body, whole mass of the body is supposed to be concentrated for describing its translatory motion। ये चीज आप देखिएगा इसके डिफिनेशन में कि व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड for describing its translatory motion। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से कि इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, कि एक हम ऐसे समझ लेते हैं इसको, या तो फिर थोड़ा सा और इसको डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं कि ये ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई सिस्टम है, दिस इज एक हम सिस्टम की बात कर ले रहे हैं, ठीक। अब सिस्टम में सो मेनी पार्टिकल्स आर देयर, सो मेनी पार्टिकल्स आर देयर। अब इसमें मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, सीएम। तो ये ऐसा पॉइंट्स है जिस पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसिडर्ड। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, दिस इज द एजम्पशन। ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो होता है वो हर एक जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास जो होता है पूरे सिस्टम में होता है, क्योंकि पार्टिकल्स तो सब जगह है। बट ये ऐसा एक पॉइंट कंज्यूम किया जाता है कि जो भी अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाएं, ये कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन करना है, तो वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी विल हैव द ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो जो भी चेंजेज यहाँ पे होता है दैट शुड इफ वी अप्लाई एट दिस पॉइंट, मतलब अगर हम सिर्फ इस पॉइंट पे जो चेंज करते हैं वो पूरे सिस्टम में चेंज हो जाए। अगर हम इसको अफेक्ट करते हैं, जो हम फोर्सेस पे लगाते हैं, तो अगर ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में टोटल सिस्टम विल मूव, पूरा सिस्टम मूव करेगा। तो दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर? कि वो सिंगल पॉइंट जो होता है दैट पॉइंट डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के मोशंस को ही, और रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन, कि वो ट्रांसलेटरी मोशन की डिस्क्राइब कर लेता है सिंगल पॉइंट। जिस डायरेक्शन में सिंगल पॉइंट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में पूरा सिस्टम आपका गवर्न होगा, उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो देन दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या होता है, इट इज दैट सिंगल पॉइंट, सेंटर ऑफ मास को ऐसे लिखते हैं सीएम, सेंटर ऑफ मास
ऑफ ए बॉडी, दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इज दैट सिंगल पॉइंट, ये क्या है, दिस इज अ सिंगल पॉइंट which moves in the same way in which a single particle having the total mass of the system and acted upon by the same external force would move। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से कि हम क्या कहना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज दैट सिंगल पॉइंट। इसको हम डायग्राम से समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो एक ऐसा सिंगल पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर विच मूव इन द सेम वे इन ए सिंगल पार्टिकल हैविंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्सेस वुड मूव। ठीक, मतलब पूरा सिस्टम जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जो भी ट्रांसलेटरी मोशन होती है, इन दैट डायरेक्शन that single point move and that will experience the same amount of force which is applied on the whole body। ये एजम्पशंस है, हमेशा याद रखिएगा कि एजम्पशंस हम कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है, एक ऐसा पॉइंट्स होता है which describe the motion of the translatory motion of the body if acted by an external force on that। क्योंकि आपने पढ़ ही लिया है कि ट्रांसलेटरी मोशन कब होती है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये क्लियर हो गया, दो डिफिनेशन मैंने बता दिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अभी हम डायग्राम से इसको क्लियर कर देंगे। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स लगाएं, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगाएं किसी भी बॉडी के, तो क्या होगा, दैट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज दैट पॉइंट मूव। जिस डायरेक्शन में पॉइंट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में पूरा सिस्टम मूव करेगा, तो वो ही आपका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर हम किसी और पॉइंट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो पॉइंट किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा और जो सिस्टम होगा, पूरा बॉडी होगी, दैट विल मूव इन सम डिफरेंट डायरेक्शन। वो हमारा पॉइंट क्या होगा, दैट विल नॉट बी द सिस्टम सेंटर ऑफ मास। तो चलिए इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, फ्रॉम दैट इट विल बी मोर क्लियर। चलिए देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन ए सिस्टम। तो देखिए हमने दो फिगर बनाए हैं। पहले हम फिगर ए की बात करते हैं कि इन ए फिगर ए वी हैव ए हैमर। ये हमने हैमर बनाया है, ठीक। तो हैमर में आपका हैंडल है एंड दिस इज द हैमर पोजीशन, जो आयरन का होता है। ये वाले मैंने पोजीशंस बना लिए, और ये आपका वुड का जो इसका हैंडल होता है, ये हैंडल है। तो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास इन ए हैमर। मान लेते हैं कि अगर ये हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, नाउ वी अप्लाई ए फोर्स। पी क्या है, दिस इज ए फोर्स। फोर्स पी अप्लाइड ऑन ए हैमर सच दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स पी passes through the center of mass of the hammer। ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर हम उस पे फोर्स P लगाते हैं तो दैट फोर्स शुड एक्ट इन द डायरेक्शन विच passes through the center of mass of the hammer। तो what will be the effect of that? The hammer will move in a straight line। मोशन से आपको क्लियर है, और प्रैक्टिकली भी आप इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी आप इसको फील कर सकते हैं कि अगर ऐसा आप फोर्स करते हैं, ऐसे कंडीशंस अगर आप अप्लाई करते हैं, तो हैमर विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन।
देयर विल बी ए ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या है कि देयर विल बी ए ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। तो मैंने यही आपको समझाया था कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इन ए सिस्टम if we apply an external force on that system, तो that will describe their translatory motion। वो बता रहा है। क्लियर? अब इसका अपोजिट हम देखते हैं कि हम एक ऐसा फोर्स, देखिए दूसरे फिगर में बात करते हैं कि हम एक ऐसा फोर्स R लगाते हैं। R इज ए फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द हैमर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। वो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है R की, वह सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में नहीं है। ये देखिए R को हम इधर लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसकी डायरेक्शन में ये नहीं है। तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ए रोटेटरी मोशन, देयर इज नॉट ए ट्रांसलेटरी मोशन। ये देखिए क्या कर रहा है, अगर हमने इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा रोटेट किया, और अगर हमने फोर्स किया तो दिस विल स्टार्ट टू रोटेट। ये जो आपका आयरन पार्ट है ये रोटेट कर रहा है। पहले ये हाथ से था, जब इसको आपने घुमाया तो दिस वे इट रोटेटेड, फिर ये आपका रोटेट होके ऐसे हो गया, फिर इसको हम रोटेट करेंगे तो अगेन इट विल रोटेट, और फिर फाइनल कंडीशंस में आपका आ जाएगा। तो दिस वे ये आपको रोटेट करता रहेगा। तो हमारा ये मतलब था कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई करें इन सच ए वे कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स इज along the center of mass, तो there will be a only translatory motion। और अगर हम ऐसे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास ना करता हो, then there will be a no translatory motion। मतलब क्या आपको समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करता है, नॉट द रोटेशनल मोशन। तो ये डिफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया, और आपको ये डिफिनेशन से भी और ये दिस फिगर से भी आई थिंक ये क्लियर हो गया। डाउट होगा तो यू कैन आस्क। तो ये चीज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ मास तो हमने पढ़ ही लिया कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी मे बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, क्या है कि इट इज ए पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ना, at which assumed point, this is the point assumed where whole mass, ये वर्ड दे दीजिएगा, whole mass is supposed to be concentrated। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा माना जाता है कि सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एंड डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सिस्टम या बॉडी। ये तो आपने पढ़ लिया था कि अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये ऐसा पॉइंट होता है विच डिस्क्राइब द translatory motion of the body and which is supposed where whole mass of the body is concentrated। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा है क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट होता है at which the result of gravitational forces on all the particles of the body acts। इस बात को समझते हैं कि इफ वी हैव ए सिस्टम तो इट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमने आपको समझा दिया है, एंड द पार्टिकल हैज द मासेस। मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स हैव द फाइनाइट मासेस, तो अगर उनके पास मासेस हैं तो दे विल एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगेगा। तो अब इंडिविजुअल अगर पार्टिकल हैं, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, अगर nth पार्टिकल हैं तो ऑल द nth पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो जितने भी फोर्सेस हैं
तो दे हैव द रिजल्टेंट। अगर दो फोर्स किसी बॉडी पर लगते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होता है, तीन फोर्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। तो इफ देयर आर सो मेनी फोर्सेस तो देयर रिजल्टेंट विल बी देयर एंड दैट रिजल्टेंट एक्ट एट दैट पॉइंट, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, क्या कहता है, वेयर रिजल्टेंट, किसका, रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स acting on all the particles acts। क्लियर, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका रिजल्टेंट जहां पे एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं, और एट विच वेट ऑफ द बॉडी, यही तो चीज है, वेट आपने पढ़ा होगा, वेट ऑफ द बॉडी एक्स। यहां पे क्या आपने पढ़ा था, मास, और यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, वेट। क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर कि दिस इज द पॉइंट एट विच द सेंटर ऑफ मास एक्ट, दैट इज होल मास इज एक्ट, and center of gravity is the point at which weight of the body act, या weight of the body बोलें, या this is the resultant of all the gravitational forces acting on all the particles of a body। दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पे रिजल्टेंट एक्ट करता है या जहां पे वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। अब नॉर्मल केसेस में अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बात करें तो ऑन द सरफेस क्या होता है, ऑन द सरफेस क्या होता है, बोथ आर सेम, बोथ कोइंसाइड टू ईच अदर, ये ध्यान दीजिएगा, कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सेम हो जाता है। बट एट ए हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर जाने पे क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है, यू नो दैट, ऊपर हम जाते हैं, ये चीज आपने वेरिएशन ऑफ जी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो हम ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट डिक्रीज एज यू मूव अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस से या अर्थ सरफेस के नीचे डीप में जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो कम होता है, बिकॉज ऑफ दैट वेट ऑफ द बॉडी कम होता है, और इसकी वजह से मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम होता है। तो इन दैट केस क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, बट एट हाईएस्ट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बेलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बेलो द सेंटर ऑफ मास। मतलब आपके पास दो चीजें होंगी कि ये दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों में एक डिफिनेशन आप लिख देंगे एंड एक ये बता देते हैं कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड टू ईच अदर ऑन द सरफेस, नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट एज वी मूव फॉरवर्ड तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट इज एट ए हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे लाई करता है, या सेंटर ऑफ मास जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच whole weight of the body is supposed to be concentrated, and center of mass is the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, and this describes the translatory motion of the body. Clear? And that is the center of gravity is the point at which resultant of all the forces act there. तो ये हमारा टोटल हो गया। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज द पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो हमने समझ लिया, सिस्टम्स क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन। दो डिफिनेशन हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास हमने देखा, तो सेंटर ऑफ मास में हमने देखा
कि एक नॉर्मल की दिस इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और फिर ये डिस्क्राइब करता है ट्रांसलेटरी मोशन को। फिर इसकी दूसरी डिफिनेशन और इसको हमने फिगर से क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और सेंटर ऑफ मास में। ओके, थैंक यू।